बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुहेल अहमद बिलखुसूस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एमए एजुकेशन और एमएड के कोर्स 837 एजुकेशन रिसर्च के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। और आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो 837 कोर्स 837 का जो असाइनमेंट हैगा, कोर्स आपका जो रिसर्च का जो कोर्स है 837, ठीक है, स्प्रिंग 2022 के असाइनमेंट नंबर 1, इस हवाले से मैं खुसूस बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं आपसे करता चलूँ कि ये जो असाइनमेंट है, ठीक है, मतलब ये वीडियो आपके लिए, आपको कोई सा भी असाइनमेंट बनाना हो, सिर्फ 837 का ही नहीं, कोई सा भी असाइनमेंट बनाना हो, किसी दीगर कोर्स का बनाना हो, ठीक है, या अगर आप अल्लामा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप किसी और इदारे के स्टूडेंट हो, किसी और जगह पर पढ़ते हो, तो ये जो वीडियो है कुछ इस तरह से मैं इसको तरतीब दे रहा हूँ कि वो आप सबके लिए यकसा तौर पर फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये समझ लीजिए कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो के दो हिस्से हैं। इब्तिदा में ये बात करूँगा कि आपको कोई भी असाइनमेंट अगर बनाना है तो आपको कोई से भी असाइनमेंट हो, 837 का हो या कोई और आपका कोर्स है, तो वो आपको कैसे बनाएंगे। और दूसरे हिस्से में मैं फिर बिलखुसूस स्पेसिफिकली बात करूँगा 837 के हवाले से। ठीक है, तो ये आप बात मेरी क्लियर होगी आपको कि इस मतलब इस को जब आप इसको इस वीडियो से आप किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक एक बड़ी जनरलाइज फॉर्म में मैं बात करूंगा कि आपको असाइनमेंट अगर कोई बनाना है तो कोई भी असाइनमेंट आप किसी भी इदारे से मुंसलिक है, किसी भी इदारे का आप स्टूडेंट हैं या किसी कोई भी आपका मजमून है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप अपने असाइनमेंट को आप कैसे बनाएंगे, कैसे तरतीब देंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक, एक तो मैं इस हवाले से बात करूंगा और दूसरी फिर मैं बिलखसूस 837 का असाइनमेंट नंबर 1 जो हैगा उसके क्वेश्चन 1 2 3 4 5, उन 5 क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। तो इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया हैगा। पहले हिस्से में जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको असाइनमेंट को, आप कोई भी असाइनमेंट अगर आपको बनाना है तो असाइनमेंट को आपको कैसे बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सजेस्टेड तरीक़ेकार आपके सामने रख रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आप सबको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो याद रखिए कि एक असाइनमेंट के लिए आपके असाइनमेंट के कम से कम दो उसकी बुनियादी चीज़ें हैं। एक असाइनमेंट के अंदर आपका होता है, जो भी आपका असाइनमेंट का सवाल है उसका कंटेंट, और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है उसकी कंटेंट की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कहते हैं, कंटेंट। कंटेंट को हम उर्दू में कंटेंट के लिए हम दूसरे लफ्ज़ भी और भी इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, मटीरियल भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं। उर्दू में इसको हम कहेंगे कंटेंट को मवाद या नफ्स मजमून या मतन, ठीक है, या इबारत भी कह सकते हैं उर्दू में। तो जो क्या होता है, बिलखुसूस आपका जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर आपका जो मटेरियल मवाद होता है जो आप पेश करते हैं वो कंटेंट कहलाता है। फिर उसके बाद ये होती है कि इस कंटेंट को आपने तरतीब कैसे देनी है, मतलब जब आप लिखेंगे तो उसको लिखा किस तरीके से जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो उसकी जब आपको लिखने के लिए जब आप उसकी नोट पर संवारते हैं तो उसको हम कहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं तरतीब व तश्कील है, पेशकश है, ये पब्लिशिंग अगर आपको करनी है तो वो उसके लिए ये सारे इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो दो चीज़ होती है बुनियादी तौर पर, सबसे पहले चीज़ क्या है, कंटेंट, और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन होती है। अब कंटेंट के हवाले से मैं थोड़ी सी और मज़ीद बात करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपको आपके असाइनमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट ही असल आपका जो आपका सवाल है या आपको जो टॉपिक दिया गया उसका जो जवाब है असल में वो कंटेंट है, बाकी तो उसकी पेशकश है। ठीक है, कंटेंट जब आपको सर्च करना हो तो ये बात याद रखिए कि कंटेंट आपका जो है वो टॉपिक के साथ बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है, जो आपका क्वेश्चन है, मटेरियल आपका जो है वो स्टफ जो है आपका वो रिलेवेंट होना चाहिए, इरेलेवेंट नहीं हो, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, टू दी पॉइंट हो, स्पेसिफिक हो, और गैर ज़रूरी तौर पर इधर उधर की डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए, गैर ज़रूरी बातें नहीं हो, और ये कि बिल्कुल टू दी पॉइंट बात हो, रिलेवेंट हो, इधर उधर की बात नहीं हो, या ये नहीं हो कि सवाल कुछ और पूछा गया, मटेरियल कुछ और लिखा गया, तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मटेरियल जब आपको देखना है तो वो ये कि टॉपिक के साथ आपका बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि जो कुछ भी आप मटेरियल सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश करेंगे, जो आप लिखेंगे अपने असाइनमेंट का हिस्सा बनाएंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपकी देंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गैर मुस्तहक़ा मालूमात भी नहीं होनी चाहिए।
जो मालूमात उसके अंदर आप दे रहे हैं वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, जामे होनी चाहिए। मतलब कोई बात आपके जो सवाल पूछा गया है उसमें से ये ना कि कोई पार्ट आपका मिस हो जाए, टॉपिक की कोई अहम उसके अंदर कोई उसका अहम हिस्सा कोई जुज जो है वो मिस हो जाए, तो उसकी वजह से बात पूरी ना हो और तशनीगी सी महसूस हो। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप कोशिश करें कि आपको अपने असाइनमेंट के जो टॉपिक है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए। तो कॉम्प्रिहेंसिव उसके ऊपर मतलब अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी कीजिए और फिर उसको आपने उसकी सॉर्टिंग करनी है, उसको सॉर्ट आउट करना हैगा। तो इस काम को करने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी सर्चिंग मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा ये कि जब आप इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रहे हैं वो सारी की सारी अपडेटेड होनी चाहिए, पुरानी नहीं है। अगर पुरानी होंगी तो वो उनकी रेलेवेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, उसका जो फ़ायदा है उसकी फ्रूटफुलनेस है कि वो कम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जो मालूमात आप दे रहे हों वो कोशिश करें कि ऐसे सोर्सेज से लें कि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मालूमात देते हैं। ठीक है, करंट होने चाहिए, बहुत पुरानी मालूमात नहीं हो। अच्छा, अब असाइनमेंट की जब आप राइटिंग करते हैं तो असाइनमेंट राइटिंग के कुछ स्टेप्स हैं, वो बुनियादी स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा असाइनमेंट बनाने के लिए, आपको सबसे पहला काम हैगा कंटेंट की सिलेक्शन, जिसके बारे में मैंने बात की कि कंटेंट जब सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इन बुनियादी बातों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करनी है। तो आपको एक काम क्या है, पहला काम आपका क्या होगा कि कंटेंट को सर्च करना है, ढूंढना है, तलाश करना है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक आप उसकी एक आउटलाइन बना लेंगे कि अगर मेरा जो टॉपिक है, सपोज जैसे आपका टॉपिक अगर ले लेते हैं साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड का जो आपका टॉपिक हैगा, अब जब इसको आप लिखेंगे तो साइंटिफिक मेथड का टॉपिक आपकी किताब के यूनिट 1 के अंदर मौजूद है। तो यूनिट 1 जो आपका आएगा वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज के ऊपर है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है कि जब इल्म के जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हवा से खमसा हमारे 5 सेंसेस हैं, हमारी अकल है, रैशनल है। ठीक है, तो अब ये क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसी तरह से एक साइंटिफिक मेथड भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो अगर अब ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, अगर आप साइंटिफिक मेथड को लिखेंगे तो आपको पहले थोड़ा सा पहले एक तारुफ देना होगा। तो आपने सोर्सेज ऑफ नॉलेज के मुतालिक बताना होगा। तो आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज के मुतालिक बताएंगे तो सोर्सेज तो हो सकता है कि जब आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें तो आप क्या करेंगे, आपने मटेरियल रिसर्च किया हुआ साइंटिफिक मेथड के हवाले से, लेकिन आप अपनी बात को जब शुरू करेंगे तो आप उसके अंदर पहले हेडिंग देंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज की। तो उसके अंदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज से क्या मुराद है आप उसको पहले बताएंगे कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन से हैं वो आप बताएंगे। और फिर उसके बाद आप उसमें से बताएंगे कि ये साइंटिफिक मेथड है। फिर साइंटिफिक मेथड्स के अंदर किस तरीके से जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है फिर उनके ऊपर आप आएंगे। तो इस तरीके से आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा। तो उसके लिए आप एक आउटलाइन बना लेंगे और उस आउटलाइन के मुताबिक चीज़ों को मटीरियल को आप सर्च कर रहे होंगे। जब आप सर्चिंग करेंगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। और उसके बाद जब आप ये कंटेंट मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप थीम बना लेंगे कि मैंने इसी तरीके से इसको तरतीब देनी है, उस तरतीब के मुताबिक आप उसको क्या करेंगे, इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। या वो इनिशियल ड्राफ्ट आप उसको टाइप करके बना सकते हैं, कुछ आप कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो कहीं छोटी मोटी कॉपी पेस्टिंग हो रही होगी, जगह जगह से आप क्या करेंगे, चीज़ें चूज़ एंड पिक करने वाली होंगी ना, तो आपको चूज़ एंड पिक आप करेंगे, चीज़ों को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप मटीरियल को मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से आप उसको कर रहे होंगे। तो आप कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो हाथ से आप उसको लिख रहे होंगे। अगर कॉपी पेस्ट की सॉल्व नहीं होगी तो आप क्या करते हैं, इनिशियल ड्राफ्ट आपका कैसे बनता है, लाजमी बात है कि आप उसको लिखते। तो आप उसका इनिशियल ड्राफ्ट एक तैयार करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस इनिशियल ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद आपने उसका रिव्यू करना है। जैसे आपने देखा होगा किताबें बनती हैं तो पहले क्या होता है, उसका एक ड्राफ्ट बनता है, फिर उसको जो राइटर होता है वो रिव्यू करता है और फिर किसी और लोगों से भी रिव्यू कराते हैं, दिखाते हैं कि इसमें कोई गलती है, तसल्ली करते हैं। ठीक है, फिर उसको उसका जो ड्राफ्ट होता है उसको ये देखा जाता है कि उसके अंदर कोई मतलब जो है उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है कि कोई इसके अंदर अगर कोई एरर है तो कोई एरर है तो उनको करेक्ट उसकी करेक्शन की जाए। तो इस तरीके से आपने भी क्या करना है, एक इनिशियल ड्राफ्ट आपने तैयार करना है, फिर उसको एक रिव्यू करना है, उसको एक नज़र देखना है और फिर उसके बाद आपने उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना होता है। तो अगर आप देखें तो असाइनमेंट के अंदर आपको असाइनमेंट जब आप बनाएंगे तो आपको तीन तीन काम उसमें बेसिकली करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, कंटेंट की सेक्शन होती है, उसके बाद होता है कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद क्या होता है, उस कंटेंट को जो तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने थीम उसकी बना ली है, उसके मुताबिक आपने उसको आपको लिखना होता है, उसको टाइप करना होगा या लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बात कहता चलूँ कि ये जैसे भी मैंने आपको पिछले कहा था और आगे भी इसके ऊपर बात होगी कि आपको जो मटेरियल सर्च करना होता है आमतौर पर
आप अपनी किताब से इस्तेफादा करेंगे और उसके बाद फिर आप इंटरनेट से इस्तेफादा करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो मालूमात इंफॉर्मेशन है आजकल, वो वहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें करेक्ट है इनकरेक्ट है, हर तरह की मालूमात, मतलब इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो है उसका कोई पता नहीं है कि वो किस हद तक अथेंटिक है और रिलायबल है। तो ये जिम्मेदारी लाजिम बात है कि ऑथर के ऊपर ही होती है, जो असाइनमेंट बना रहा होगा स्टूडेंट उसके ऊपर ही होगी कि वो वहाँ से जब सर्चिंग करेगा तो वो इस चीज़ को देखे कि जो भी मटेरियल वो ले रहा है वो अथेंटिक है या अथेंटिक नहीं है, सही है या सही नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है या नहीं ले रहा। तो जो उस तरह की वेबसाइट्स होती हैं या नेट के ऊपर जो स्टेप से मटेरियल है उसको इवेलुएट करने के लिए एक तरीक़ेकार दिया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक शॉर्ट क्लिप है 2-2.5 मिनट की। तो ये आप एक देख लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब हम नेट के ऊपर मटेरियल सर्च करते हैं तो हमें किन बुनियादी चीज़ों को सर्च करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने बात की थी कि आपके असाइनमेंट के दो इम्पॉर्टेंट फेसेस होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, एक उसका कंटेंट होता है और दूसरी उसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो अब ये कंटेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट की जो इम्पोर्टेंस है तो वो किस तरीके से आप अपने कंटेंट को दो चीज़ें कंटेंट के अंदर भी आ जाती हैं कि नंबर वन, एक तो ये कि जो आप कंटेंट का जो मटेरियल है वो बिल्कुल जो उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट हैगा वो सही ट्रू कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर पेश करें। एक चीज़ तो ये कंटेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात कंटेंट में ये होती है कि कंटेंट आपका एनरिच होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो एडवांस हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं हो कि बहुत पुरानी हो। तो इस चीज़ को जब आपने किस तरह से आप इसको इंश्योर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आइए देखते हैं कि वो कैसे इस चीज़ को आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपकी होगी वो करेक्ट होनी चाहिए, आप खुद भी जो अपना टॉपिक उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो प्रॉपरली, आपको समझ आ जाए कि क्या इसके अंदर है। ठीक है, तो जो कंटेंट है उसका सेंट्रल आइडिया है वो आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन का जो असल मकसद या पर्पज़ या मुद्दा आएगा वो आपको समझो। जैसे सपोज लिखा हुआ है साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड होता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, तो उसी तरह से जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, रिसर्च भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। और रिसर्च क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हुए कोई मालूमात इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इल्म हासिल होता है, वो भी एक तरह का अथेंटिक इल्म हमारे पास होता है। तो इसलिए साइंटिफिक मेथड की एक इम्पॉर्टेंस हैगी। तो इस तरीके से जब आपको ये समझ होगी कि साइंटिफिक मेथड से मतलब क्या है, इसका मुद्दा क्या है, तो लाजमी बात है कि उसके बाद आप मटेरियल और ज़्यादा भी, क्योंकि ट्रू कॉन्सेप्ट आपके पास है, अब इससे मुतालिक इसको आपने एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हैगी या उसको आपने और फैलाना होता है, तो वो फिर इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से उसको फैला सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या होती है कि पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप मटेरियल बहुत सारे सर्च करते हैं, आपको सही कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं है, तो आप इधर उधर की बातें लिख रहे होंगे, वो टू द पॉइंट नहीं होगी और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वक्त का ज़्या होगा। तो कंटेंट सेक्शन के लिए, कंटेंट की जब सर्च और सिलेक्शन आप करेंगे तो उसके लिए सबसे अहम बुनियादी बात यह कि जो मैं बात कर रहा था कि आपको ट्रूली अपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो ट्रू कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी है आपका जो टॉपिक क्वेश्चन दिया जाता है उसका ट्रू कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी कोर्स की बुक हैगी, कोर्स गाइड आपकी है 837 की, आपने आप कोर्स बुक को सबसे पहले पढ़िए, उससे इस्तेफादा कीजिए। आप कोई भी असाइनमेंट बना रहे हो तो हमेशा पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है, बुनियादी टेक्स्ट बुक है, उससे इस्तेफादा कीजिए। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप महदूद कर लीजिए अपने आप को जो आपकी कोर्स की या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की किताबें उन्हीं तक। ये किताबें कोई दूसरे मुसन्निफ़ीन की भी हो सकती हैं, ख़ुद अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के दूसरे कोर्सेज़ की भी हो सकती हैं। जैसे आप एमएड और एमए एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से ईपीएम, ठीक है, ईपीएम होता है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो उसकी भी आपको रिसर्च किताब मिल जाएगी, तो उस किताब को भी सर्च करके उसमें भी देख लीजिए। साइंटिफिक मेथड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये वहाँ पर भी मिलेगा, तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो जब 2-3 राइटर्स को आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ को समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। इसी तरीके से बीएड के लेवल की जो किताबें, वहाँ से भी आपको 2 किताबें मिल जाएंगी। अगर आप बीएड के कोर्स के ऊपर सर्च करेंगे शॉर्ट बुक, तो आपको बीएड की शॉर्ट बुक के अंदर भी 2 रिसर्च की किताबें मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको रिसर्च की जो पहले किताबें बुनियादी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें अपने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर्च करना चाहिए।
ठीक है, ये है कि आप वो बुक कोई सी भी हो सकती है, पीडीएफ बुक भी हो सकती है कि, ठीक है, या पेपर बुक जो आप हमारी रिवायती बुक होती हैं वो भी हो सकती है। और आपका जो अलर्ट मटेरियल है 837 का, खुद उसमें कुछ जो टेक्स्ट बुक्स हैं कि कुछ ऐसी किताबों की जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके वहाँ पर ऑथर्स के नाम मेंशन है, जैसे LR गे है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट है। तो इनकी किताबें आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि, तो आपको सर्च करेंगे तो नेट के ऊपर भी पीडीएफ में रिसर्च की किताबें मिल जाएंगी या चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो उनसे अभी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बाद मेरा मशवरा होगा कि आप उसके बाद उसी चीज़ को जब आपको थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको जब आप गूगल में सर्च करें तो अगर वो अवेलेबल हो विकीपीडिया पे तो आपको विकीपीडिया पे जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में सर्च किया, मैंने सर्च किया साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इस कीवर्ड को साइंटिफिक मेथड को मैंने पिक किया पहले क्वेश्चन में से और गूगल में सर्च के लिए इसको डाल दिया। तो जब गूगल में मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर ये रिजल्ट इस तरह से रिजल्ट आए। अब देखिए यहाँ पर एक विकीपीडिया का रिजल्ट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है साइंटिफिक मेथड। तो अब अगर साइंटिफिक मेथड को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ जो चीज़ें मिल रही वो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के मुतालिक आ रही हैं। लेकिन साइंटिफिक मेथड होता क्या है, तो वो साइंटिफिक मेथड जो है वो यहाँ विकीपीडिया उसको बेहतर अंदाज में पेश कर रहा है। तो अगर आपको विकीपीडिया पे मिल जाता है तो बेहतर होगा कि विकीपीडिया के ऊपर आप सर्च कीजिए, गूगल में जनरल सर्च के बजाय विकीपीडिया पे पहले सर्च कीजिए। तो वहाँ से आपको हो सकता है कि बहुत स्पेसिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी वो आपको वहाँ से मिल जाए, प्रिसाइज अंदाज में भी वहाँ से मिल जाएंगी। तो आपने गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो पहले आप देख लीजिए विकीपीडिया पे देख लीजिए। तो विकीपीडिया से अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विकीपीडिया पे नहीं मिलता तो फिर आप उसके ऊपर आगे की तरफ चलते चले जाइएगा। वो आगे किस तरह से सर्चिंग करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, विकीपीडिया के बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जब गूगल आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि गूगल में जनरल सर्च करने से पहले गूगल में सर्च भी चलें, देखते चलते हैं कि अगर आप गूगल में सर्च करें, सपोज गूगल में सर्च मैंने क्या किया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को सर्च किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखें आप क्या होता है, जैसे आप ये लिख रहे होते हैं तो सजेशंस आना शुरू हो जाती है और ये रिजल्ट इसके यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है ये यहाँ पर उसके ये कुछ उसके यहाँ पर आपको देखिए आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है 1 2 3 4 करके यहाँ पर ये आ रहे हैं कि उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ पर कोई आपको इस जगह पर जैसे अगर आपको जैसे पिछले आपने वेबसाइट देखा था कि जब मैंने गूगल में सर्च किया था तो हमें विकीपीडिया का रिजल्ट भी नज़र आ रहा था, यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक जो है वो विकीपीडिया पर अवेलेबल नहीं हो। लेकिन अगर आप चाहें तो विकीपीडिया को पहले ओपन कर लीजिए, जैसा गूगल में सर्च करते हैं उसके बाद इसी कीवर्ड को विकीपीडिया में सर्च करके भी देख लीजिए। तो अगर वहाँ से कोई रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप वापस अपने गूगल के ऊपर ही आ जाइए। ठीक है, अब गूगल में भी सर्चिंग के लिए कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जनरल सर्च करने से पहले कुछ स्पेसिफिक सर्चें आपको करनी है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, गूगल के जनरल सर्च से पहले आपने यूट्यूब के ऊपर देखिए। ठीक है, अब आपके देखिए तरतीब क्या हो गई, सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक भी देखी, टेक्स्ट बुक के बाद अगर आप कोशिश कीजिए विकीपीडिया भी मिल जाता है तो विकीपीडिया देख लीजिए, विकीपीडिया पे नहीं मिलता तो टेक्स्ट बुक के बाद आपको उसके बाद नंबर 2 पर आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी चाहिए। यूट्यूब की वीडियो आपको आमतौर पर छोटी छोटी वीडियोस आपको क्लिप्स मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पर टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट होने के साथ साथ इलस्ट्रेटेड भी होती है। तो अगर वो जिस तरह के शॉर्ट क्लिप्स आपको मिलते हैं, छोटी छोटी जो आपको वो मिल जाती हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो उनसे आप इस्तेफादा कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद YouTube की वीडियोस आप देख लीजिए। इसके साथ साथ आपको अगर आप देखेंगे तो YouTube की वीडियोस के साथ साथ लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर लेक्चर्स होंगे लेकिन वो आपको 1 1 घंटे के लेक्चर मिलेंगे, पूरे पूरे फुल लेक्चर्स होते हैं, तो वो थोड़े से आपको बोझल कर देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखेंगे जो इलस्ट्रेटेड हो, अच्छी सी बनी हो, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि मटेरियल जब नेट के ऊपर आप सर्च करते हैं तो किन बुनियादी बातों को सर्च करते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कैसे इवेलुएट करते हैं, तो वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको उस वीडियो के बाद भी आपको जो नेट की पर सर्चिंग है उसके लिए आपका जहन काफ़ी क्लियर होगा। तो आप यूट्यूब की क्लिप देखिएगा तो यहाँ से एक शॉर्ट वीडियो से आपको जो टेक्स्ट बुक के बाद आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगी, यूट्यूब की वीडियो होगी। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो देख लें, उसके बाद आपने यूट्यूब की वीडियो है उसी तरीके से आपको इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स भी अगर आप सर्च करें तो आपको ये इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, ये इमेजेस होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं। ये देखिए जैसे अभी गूगल में हम सर्च, पहले मैंने देखा आपको बताया था गूगल में सर्च कीजिए
तो देखिए यहाँ पर आपको जैसा करके लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो देखिए ऑल इमेज न्यूज़ वीडियोस लिखा हुआ होता है, तो इमेज के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको इन्फोग्राफिक्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये भी देखिए दूसरा इससे पहले वाला जो था उसके ऊपर मैं देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इस वीडियो इस क्लिप के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ये इन्फोग्राफिक्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये किससे मुतालिक है, साइंटिफिक मेथड से मुतालिक है। तो आप अगर इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है ऑल इमेज बुक्स वीडियोस न्यूज़ मोर, तो इमेजेस के ऊपर आप सर्च करेंगे उस तरीके से आपको इमेज नज़र आ जाएंगे। तो ये इमेजेस भी आपका जहन बनाने में आपको जो कॉन्सेप्ट है आपका आएगा, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो उसके बाद आप इन्फोग्राफिक्स वगैरह भी देख लीजिए, अगर ये अवेलेबल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक के ऊपर आपको इन्फोग्राफिक्स भी बने हुए मिल जाए। तो जहाँ पर अगर हैं तो इनको सर्च करके देख लीजिए, उससे आपको ये कि फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इन्फोग्राफिक्स देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट देख लें। उसके बाद आपने देखिए पावर पॉइंट और उसके बाद पीडीएफ। ठीक है, ये दोबारा देखिए गूगल में जब हम सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पीपीटी और पीडीएफ। पीपीटी क्या होती है, यही आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इसके साथ लिखा हुआ है पीपीटी। तो आप पीपीटी सर्च कर लीजिए और फिर पीडीएफ सर्च कर लीजिए। जब आप पीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आपको पीपीटी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी बहुत सारी। तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो टीचर्स की बनी हुई भी होंगी, स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो अब आपका मटेरियल या कंटेंट है, जो मैंने आपको कहा था कि पहले आपको क्या करना होता है कि पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझना होता है और फिर उसको एक्सटेंड करना होता है या उसका मटेरियल आपको उसमें इजाफा करना होता है। तो वो आपको हेल्प करेंगे पीपीटी और पीडीएफ। तो पीपीटी पे सर्च कीजिए, पीडीएफ पे सर्च कीजिए। तो यहाँ से जो है आपको इस तरह से एक्सटेंशन लिखिए, पीपीटी लिख दीजिए और पीडीएफ ऐड करके लिखिए उसी कीवर्ड के साथ। तो आपको काफ़ी उससे अच्छी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी रिलेवेंट भी आपको चीज़ें वीडियोस मिल जाएंगी। सॉरी, आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी और पीडीएफ के अंदर की भी चीज़ें मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने अगर चीज़ें हैं, कोई आपको ऐसा टॉपिक है जैसे कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म का टॉपिक है, तो आप गूगल स्कॉलर में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले जो ये मैंने 7 सोर्स बताए हैं, अगर आप इन 7 सोर्सेज के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें जब गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाती होंगी। तो गूगल के ऊपर भी अगर जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने मटेरियल को सर्च कीजिए। ठीक है, गूगल स्कॉलर वहाँ मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ पर आपको बहुत स्पेसिफिक, जैसे आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली तो वो सवाल हैगा, पूछा गया हैगा उसमें कि जो रिसर्च की फील्ड उनके मुताबिक पूछा गया, लेकिन वहाँ उस सवाल में ये चीज़ पूछी गई है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ये जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में किन मौजूद के ऊपर या किन एरियाज़ में रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये वाला अगर टॉपिक आपको स्पेसिफिकली देखना है तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप गूगल में इसको सर्च करें, क्योंकि ये एक जनरल किस्म का टॉपिक नहीं है। तो गूगल स्कॉलर में जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको रिसर्च जर्नल्स, मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए हुए आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, स्कॉलरी आर्टिकल्स होंगे, उनमें कुछ इस तरह के शायद आपको मे बी कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई मटेरियल आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जब आप सर्च करते हैं तो ख़ुद ब खुद आपकी चीज़ें सामने आएंगी, तो आपको बेहतर अंदाज में समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब ये तो बात हो गई थी कंटेंट के हवाले से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशंस और फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आप असाइनमेंट को अपने आप प्रेजेंट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो क्या, सबसे पहले तो ये कि आपके असाइनमेंट के अंदर आप जब आप अपना असाइनमेंट आप बना लेंगे, उसका ड्राफ्ट बना लेंगे, अब असाइनमेंट को आपने एलएमएस के ऊपर सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने से पहले ये ख्याल कीजिए कि आप अपने असाइनमेंट के अंदर एक कवर या टाइटल पेज इनिशिएट कीजिए। ठीक है, टाइटल पेज या कवर पेज इसलिए होना चाहिए कि इसमें जो आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये वो अपनी दीजिए, मतलब अपना आप नाम, रोल नंबर, आप कहाँ से किस इदारे से वाबस्ता हैं। ठीक है, जैसे मतलब ये जहाँ पर आप असाइनमेंट दे रहे हैं, जिसमें आपने दाखिला दिया हुआ है, मेरा मुराद यहाँ पर ये कि अगर अलामा यूनिवर्सिटी में आप हैं तो अलामा यूनिवर्सिटी का नाम उसमें आना चाहिए, सेमेस्टर कौन सा है, कोर्स कौन सा, आपका ट्यूटर कौन है, किसको आप सबमिट कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपकी होनी चाहिए, ताकि आपको जब टीचर स्कोरिंग करेगा, आपको नंबर देगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं हो। दूसरे नंबर के ऊपर है टेबल ऑफ कंटेंट। एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए। उसमें देखिए एक लिखा हुआ है सीरियल नंबर, टॉपिक या क्वेश्चन और पेज नंबर। तो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सीरियल नंबर के अंदर 1 दे दिया, क्वेश्चन नंबर कर लीजिए, ये सीरियल नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक क्वेश्चन आपने लिख दिया, ये टॉपिक हैगा, और इसके सामने जिस हिसाब से किताबों में देखा होगा कि एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, तो इस तरीके से आप बनाइए। तो उसकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, टीचर को असिस्ट करने में आसानी होगी
और खुद आपको भी आसानी होगी, पढ़ने वाले को देखते ही पता चल जाएगा कि जो इसमें 5 सवाल किए गए हैं और पहला सवाल कहाँ है, दूसरा सवाल कहाँ है, तीसरा सवाल कहाँ है, चौथा सवाल कहाँ है, पांचवा सवाल कहाँ है। तो इस तरीके से आपने नंबर लिख, यहाँ पर सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आपका जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है वो दीजिए, उसके सामने पेज नंबर। तो अगर ये आपका देखें, इस पर पेज 3 से 7 क्यों दिया, क्योंकि कवर पेज या टाइटल पेज आपका 1 हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट 2 हो जाएगा, और जब आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेज नंबर 3 पर आएगा। अब ये आपके 5, 6, 7 पेजेस में, जितने पेजेस में हो, तो वो उसका डैश करके वो पेज नंबर लिख दीजिए। तो 3 to 7, इसका मतलब है कि 3, 4, 5, 6 अप टू 7 तक। तो इस तरह से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रहेगा। दूसरा सवाल आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो वो आपने उसके ऊपर लिखना है, वो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से वहाँ पर उसका पेज नंबर, अब अगर ये 7 पर था तो वो 8 to 15 या 10 जो भी आपके होंगे तो वो पेज नंबर जाएंगे। इस तरह से आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए। तो पहला आपको कवर पेज होना चाहिए, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, और उसके बाद आपने ये क्वेश्चन आंसर आप होंगे, ये आपको इसी तरह से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके आ रहे हैं, और उसके बाद आपके रेफरेंसेस होने चाहिए। अच्छा, रेफरेंसेस लिखने के लिए एक स्टाइल आमतौर पर आजकल इख्तियार किया जाता है, जो बहुत पॉपुलर रहेगा, जिसको हम कहते हैं एपीए स्टाइल। तो एपीए स्टाइल, एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो उसमें रेफरेंसिंग करने के लिए कि अगर आप किसी चीज़ का जब जिन सोर्सेज से आप इस्तेफादा करेंगे, तो वो उन सोर्सेज को आप कैसे उसका रेफरेंस देंगे, तो वो आपको रेफरेंस में देने चाहिए। अब रेफरेंस देने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने हर एक क्वेश्चन के बाद उसका रेफरेंस दीजिए कि इस पहले क्वेश्चन के लिए आपने किस किस से इस्तेफादा किया है। मिसाल के तौर पर आपने टेक्स्ट बुक से इस्तेफादा किया है, तो वो टेक्स्ट बुक, उसका ऑथर का नाम, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस आप लिखेंगे कैसे। रेफरेंस एक ऐसा होना चाहिए, बुनियादी उसूल उसका ये कि रेफरेंस आप लिखें तो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई भी उसको ढूंढना चाहे, तलाश करना चाहे उस रेफरेंस को जिससे आपने इस्तेफादा किया, तो उसको बासानी के साथ उसको तलाश कर सके, ढूंढ सके कि आपने इसे कैसे इस्तेफादा किया। अब मिसाल के तौर पर कोई भी किताब है, तो अगर आपको सपोज़ किताब लिख रहे हैं कि किताब है, तो उसको सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, किताब का ऑथर का नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस ऑथर की किताब जब जिस ईयर में पब्लिश हुई है, उस ऑथर के नाम के फौरी तौर पर बाद आपको उसको ब्रैकेट के अंदर उसका पब्लिशिंग का ईयर देना चाहिए। उसके बाद डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद आपको जो किताब का टाइटल है, किताब है तो किताब, और अगर कोई टॉपिक हैगा, किसी और जगह से आपने मटेरियल टॉपिक्स अगर कंटेंट वगैरह से लेंगे, तो वहाँ टॉपिक होगी, किताब नहीं होगी, वेबसाइट का नाम होगा। तो वो टॉपिक है, टाइटल है उसका, तो वो टाइटल आप वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये जहाँ से जिसने इसको पब्लिश किया है, अगर कोई वेबसाइट आएगी तो वेबसाइट आ जाएगी, कोई पब्लिशर रहेगा तो पब्लिशर का नाम आ जाएगा, और फिर कहाँ से वो पब्लिश हुई है, ठीक है, वो प्लेस ऑफ पब्लिशिंग, तो वो कंट्री और सिटी का नाम जो है ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इस तरीके से आपने अपना रेफरेंस आपको देना होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये टीचर जिस तरह से आपको गाइड करे उस तरीके से आप कीजिएगा। तो कुछ टीचर्स आपको कहते हैं कि हर सवाल के बाद आपको देना है, तो आप हर सवाल के बाद भी दे सकते हैं ये रेफरेंस कि इस सवाल की तैयारी के लिए आपने इन किताबों से इस्तेफादा किया है। और एक ये हो सकता है कि आप बिल्कुल असाइनमेंट के एंड में दे दीजिए, 1 पेज या 2 पेज के ऊपर आपको रेफरेंसेस आ जाएंगे, जिसमें कि वो सारे के सारे सवाल कवर करा होगा। ठीक है, मेरे असाइनमेंट के लिए मैं अपने स्टूडेंट से जो मुखातिब हूँ, बिल्कुल बिलखुसूस जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आपने हर क्वेश्चन के बाद आपने रेफरेंस देना है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट सवाल करते हैं कि वर्डिंग कितनी होगी, तो वर्डिंग जो असाइनमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो आपका जो असाइनमेंट हैगा वो अराउंड 2000 to 3000 वर्ड, मतलब 2000 से 3000 लफ्ज़ों के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जब आप लिखेंगे तो जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, टाइप आप असाइनमेंट करेंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका जो हैगा वो 12 से 14 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, इसको मज़ीद इसको समझ लीजिए कि अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ हैगा 12 से 14, तो जब आपका सपोज़ आपका फ़ॉन्ट साइज़ हैगा 12, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ आपने रखा है 12, और अब आप उसके बाद आपकी सब हेडिंग आएगी, तो वो उसका उसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 14, और अगर मेन हेडिंग आएगी तो 16 होना चाहिए। अब अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ रखा हुआ है 14, तो आपकी जो सब हेडिंग होगी वो 16 की आनी चाहिए, और मेन हेडिंग जो वो 18 की आनी चाहिए। मतलब दो दो नंबर इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा, जनरली टेक्स्ट जो आपका होगा उसका उसका 12 to 14 होना चाहिए, सब हेडिंग आपके 14 to 16 होनी चाहिए, और मेन हेडिंग जो है उसको आपको 16 to 18 में कर लीजिए। मेन हेडिंग को आमतौर पर लोग कैपिटल में भी लिखते हैं, तो कैपिटल में भी लिख लें तो उससे भी अच्छा रहता है, वो नुमायाँ हो जाती है। ठीक है, दो दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस होगा, लाइन स्पेस, वो 1.5 होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कुशादा हो, पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो।
खासतौर से जब आप 12 पॉइंट के ऊपर बनाते हैं, फॉन्ट साइज 12 रख के बनाते हैं, तो लाइन स्पेस आपका उतना ज़रूर होना चाहिए 1.5, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए, वो पढ़ सके और उसको पता चले कि आपने क्या किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ सके, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो असाइनमेंट है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, उस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे बिलखुसूस 837 स्पेसिफिक जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैंगे, उन्हीं को लेकर के। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से ये आपके असाइनमेंट की आपको अपनी प्रेजेंटेशन फिर आखिर में करनी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।